डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर में हम फर्स्ट पेपर में ब्लड और उसका कंपोजिशन पढ़ रहे थे और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन रहा। अब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जितने भी फैक्टर थे उन सारे फैक्टरों का उल्लेख किया गया था। उनको आपने अच्छी तरह से देखा और समझा होगा। अब इस वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म कैसे होती है, प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से रक्त का स्कंदन होता है, थक्का कैसे बनता है, उस प्रक्रिया को समझेंगे। ब्लड का थक्का बनना, स्कंदन क्या होता है, उस चीज़ को हम इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म होती है उसमें 3 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है? 3, 1, 2 एंड 3। जो पहली स्टेप होती है, मतलब 3 स्टेप तो क्या कह सकते हैं, उनको 3 अलग अलग से तरीके से चरण होते हैं। जो पहली स्टेप होती है वो इंट्रिंसिक होती है, दूसरी एक्सट्रिंसिक है और थर्ड जो होती है वो कॉमन होती है। यानी पहले पथ के अंदर जो कुछ भी रक्त स्कंदन से संबंधित कारक हैं, फैक्टर हैं, वो सब रक्त वाहिकाओं के अंदर ही बनते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ। 3 तरीके के पथ हैं यहाँ पर, 3 तरीके के मार्ग हैं। इसमें से जो पहला पथ है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, संपर्क सक्रियण पथ। दूसरा जो पथ है, पैथ है, उसको बोलते हैं टिश्यू फैक्टर पेथ। और जो थर्ड है वो कॉमन पेथ है। अभी स्टार्ट में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे यूजी की एग्ज़ाम हो, हर जगह इसको पूछा जाता है और ये आपको आना भी ज़रूरी है। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझें और देखें। तो हमने देखा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में 3 पेथ हैं, 3 मार्ग हैं। पहला कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, जिसको बोलते हैं संपर्क सक्रियण मार्ग। दूसरा टिश्यू फैक्टर पेथ, यानी कि उत्तक कारक मार्ग। और तीसरा मार्ग होता है वो इन दोनों का कॉमन मार्ग है, जिसमें ये जो तीसरा मार्ग है वो दोनों में आता है, मतलब कॉमन पेथ बोलते हैं जिसको। ओके, तो अब वापस इसको हम देखते हैं कि अभी हमने देख लिया कि कितने पथ हो गए, 2 पेथ हो गए। फर्स्ट का नाम क्या हो गया? कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, और दूसरे का नाम टिश्यू फैक्टर पेथ, और तीसरे का नाम कॉमन पेथ। ठीक है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो दोनों मार्ग हैं, टिश्यू फैक्टर पेथ और कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, समान महत्व के हैं। लेकिन आजकल ये माना जाता है कि जो एक्सटर्नल पेथ है, जिसको टिश्यू फैक्टर पेथ बोलते हैं, वो प्राथमिक है, वो प्राइमरी मार्ग है, वो ज़्यादा मायना रखता है। दोनों पथ के अंदर कई सारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर होते हैं, जिसमें सीरीन प्रोटीएज और ग्लाइकोप्रोटीन को फैक्टर के द्वारा ये प्रक्रिया उत्प्रेरित होती है। ठीक है। अब इसमें से हम फर्स्ट पेथ देखते हैं। पहला मार्ग कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन रूट या कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, जिसको आंतरिक या इंटरनल या इंट्रिंसिक पेथ भी कहते हैं। इस मार्ग में क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग का जो पहला मार्ग है, पहला रूट है, जिसको कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ हमके नाम दिया हमने। इस मार्ग की प्रमुख विशेषता है कि इस प्रक्रिया में जितने भी कारक ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं या प्रयुक्त हो रहे हैं, वो सारे के सारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही बन रहे हैं, रक्त वाहिकाओं के अंदर ही बन रहे हैं। मैंने पहले कह दिया, स्टार्ट में थोड़ा कम समझ में आएगा, आप पूरा वीडियो देखोगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला जो पथ है कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, उसके अंदर जितने भी फैक्टर बन रहे हैं वो सारे फैक्टर कहाँ बन रहे हैं? ब्लड वेसल्स में बन रहे हैं, इसलिए ये आंतरिक मार्ग है। जो दूसरा पथ हम आगे पढ़ेंगे उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित फैक्टर हैं वो सारे ब्लड वेसल्स में नहीं बनते हैं। कुछ फैक्टर टिश्यू से यानी ब्लड वेसल्स के बाहर से भी आते हैं, इसलिए उसको एक्सटर्नल पेथ बोलते हैं, इसीलिए उसको टिश्यू फैक्टर पेथ बोलते हैं दूसरे मार्ग को। पहले मार्ग को क्या बोला हमने? कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पेथ, इंट्रिंसिक या आंतरिक मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रयोग में आने वाले ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो जो भी फैक्टर काम में आएंगे वो सारे फैक्टर कहाँ बन रहे हैं? ब्लड वेसल्स में बन रहे हैं। ठीक है। कोई भी फैक्टर बाहर से, ब्लड वेसल्स के बाहर से इस पथ में नहीं आता है। अब इस पथ में होता क्या है
कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही चोट लगेगी या कुछ भी होने की वजह से ब्लड के जो वेसल्स है, खून की जो नलियां हैं, उन नलियों के अंदर की जो आंतरिक परत होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल एंडोथेलियम, या आप जानते ही होंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं, उसकी जो इंटरनल लेयर होती है, उस इंटरनल लेयर का नाम क्या है? इंटरनल एंडोथेलियम। तो जैसे ही ये इंटरनल एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की डैमेज होगी, थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होगी, तुरंत उसका जो उसके नीचे कोलेजन होगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और साथ ही साथ कुछ केमिकल निकलने लगेंगे। जैसे पहला है हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, HMWK, प्री कैलिक्रीन और फैक्टर 12 जिसे हैंगमैन कारक भी बोलते हैं। फैक्टर 12 जिसे क्या नाम दिया गया है? हैंगमैन कारक। पढ़ क्या रहे हम पढ़ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग का आंतरिक मार्ग, इंट्रिंसिक पेथ। इसमें क्या होगा? सबसे पहले ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त होगी, जिससे कुछ केमिकल निकलेंगे। उन केमिकलों में से नाम है पहला हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन, दूसरा है प्री कैलिक्रेन, और तीसरा है फैक्टर 12 जिसे हैंगमैन फैक्टर कहते हैं। ये तीनों निकलेंगे और कोलेजन के ऊपर आकर के जम जाएंगे। अब ये तीनों फैक्टर क्या होंगे, आगे क्या करते हैं उनको देखो। अब इसमें से जो प्री कैलेक्रीन था वो एक्टिव कैलेक्रीन में बदल जाएगा, और ये एक्टिव कैलेक्रीन तथा काइनिनोजन इस फैक्टर 12 को यानी 12th को एक्टिव फैक्टर 12th ए में बदल देंगे। 12th ए फैक्टर 11th को एक्टिव फैक्टर 11th ए में बदल देगा। फैक्टर 11th ए फैक्टर 8th ए के साथ मिलकर फैक्टर 11th ए फैक्टर 9th को फैक्टर 9th ए में बदल देगा, जो कि एक्टिव उसका मतलब रूप है। और फैक्टर 9th फैक्टर 8 के साथ मिलकर फैक्टर 10 को फैक्टर 10th ए यानी एक्टिव 10th में बदल देंगे। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप इसको देखते जाओगे आगे तक तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वापस बता रहा हूँ, इस पथ में सबसे पहले रक्त वाहिकाओं की एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त होगी, जिससे कुछ केमिकल निकलेंगे। नाम है काइनोनोजन, प्री कैलिक्रीन और फैक्टर 12। फैक्टर 12 जो होगा वो प्री कैलिक्रीन कैलिक्रीन जो उसका एक्टिव रूप है उसके द्वारा किस में बदल जाएगा? एक्टिव फैक्टर 12th ए में। ये 12th ए 11th ए में बदल देता है। 11th ए 9th को 9th ए में बदल देता है, ए का मतलब एक्टिव रूप में। और 9th ए 8th ए के साथ मिलकर फैक्टर 10th को 10th ए में यानी कि एक्टिव 10 में बदल देता है। ये पहला मार्ग है। पहले मार्ग की सारी बातें हो चुकी है। अब इससे आगे जो कुछ भी होता है वो दोनों में होता है, यानी कि टीसी फैक्टर में भी वैसी ही बातें होगी और कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन में भी वैसी होगी। लेकिन कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन की जो मेन बातें थी वो अपन ने भी देख ली। थोड़ी बातें इसमें और देखते हैं हम। अब ये जो 10th ए है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, और फाइब्रिन एक जाल बनाता है इस तरीके से, और उस जाल को फैक्टर 13 मजबूती प्रदान करता है, और उस जाल के अंदर रक्त की वाहिकाएं फंस जाती है, और इस तरीके से खून का बहना रुक जाता है, और इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अभी हमने इस पेज पे ये जो पढ़ा है वो दोनों पथ में होता है। उसमें भी होता है, पहले वाला जो एक्टिव कॉन्टैक्ट फेज है उसमें भी होता है, और दूसरा जो आपका टिश्यू फैक्टर पेथ है उसमें भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरे पथ को। दूसरे पथ का नाम है टिश्यू फैक्टर पेथ। दोनों पथों में काम एक ही हो रहा है ब्लड के क्लॉटिंग का, लेकिन तरीका अलग है थोड़ा सा। पहले पथ में ब्लड की जो एंडोथेलियम थी वो क्षतिग्रस्त हो रही थी, और उसमें जितने भी फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में काम में आ रहे थे वो सारे फैक्टर ब्लड वेसल्स में ही बन रहे थे। ये जो दूसरा पथ है जिसको एक्सटिंक्शन पथ
बाहरी पथ बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर पथ बोलते हैं, इसमें जो जो भी फैक्टर काम में आ रहे हैं वो सारे फैक्टर ब्लड वेसल्स में नहीं बनते। नॉट ऑल द फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन दिस ट्रैक्ट आर लोकेटेड इन द ब्लड वेसल्स। सारे इस ब्लड वेसल्स में नहीं होते। कुछ फैक्टर, सम फैक्टर्स कम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ फैक्टर बाहर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? टिश्यूज से आते हैं, उत्तकों से आते हैं, इसलिए इसको बाहरी मार्ग बोलते हैं। अब इस पथ में क्या होगा, जैसे ही उत्तक क्षतिग्रस्त होंगे, वहां पर एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हुई थी, यहां पर उत्तक क्षतिग्रस्त होंगे, जैसे ही उत्तक डैमेज होंगे वहां से एक फैक्टर, एक केमिकल निकलेगा जिसका नाम है TTF, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, जिसे फैक्टर थर्ड भी बोलते हैं। जब हमने फैक्टर को पढ़ा था ना पूरी टेबल, उसमें फैक्टर तीसरा, थर्ड, वो यही है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। तो इस बाहरी मार्ग में सबसे पहले क्या होगा, टिश्यू डैमेज होंगे। टिश्यू डैमेज होने से फैक्टर थर्ड यानी कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण होगा, सिक्रेशन होगा। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो फैक्टर 7 को एक्टिव फैक्टर 7A में बदल देगा। फैक्टर थर्ड या TTF, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, फैक्टर 7 को एक्टिव फैक्टर 7A में बदल देगा। 7A कैल्शियम के साथ मिलकर सीधा फैक्टर 10 को एक्टिव फैक्टर 10 में बदल देगा। इसके अलावा ये जो आपका 7th है वो फैक्टर 9 को भी एक्टिव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर 5, अब आगे देखते हैं हम, फैक्टर 5A और फैक्टर 10A ये दोनों मिलकर के एक प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा था पहले में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर वो थ्रोम्बिन जो होगा वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा और फाइब्रिन की जो जाल बनेगी उस जाल को फैक्टर 13 स्थिरता, स्टेबिलिटी और स्ट्रांगनेस प्रदान करेगा। तो इसको मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। अभी भी आपको, मेरे को पता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे और थोड़ा देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो पथ है, इस पथ में सबसे पहले टिश्यू डैमेज होते हैं, यानी यहाँ पर जितने भी फैक्टर है वो सारे ब्लड में नहीं होते, ब्लड वेसल्स में नहीं होते, बल्कि कुछ फैक्टर टिश्यू से आते हैं बाहर से, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक पथ कहते हैं। तो टिश्यू के डैमेज होने से सबसे पहले TTF, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर निकलेगा, जिसे फैक्टर थर्ड बोलते हैं। ये फैक्टर थर्ड फैक्टर 7 को उसका एक्टिव रूप फैक्टर 7A में बदल देगा। ये 7A जो होगा वो फैक्टर 10 को उसके एक्टिव रूप फैक्टर 10A में बदल देगा। कौन से में बदल देगा? 10A में। और ये फैक्टर 10A और फैक्टर 5A दोनों मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देंगे। और थ्रोम्बिन क्या काम करता है वो हमने पहले पढ़ा ही है, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। कॉमन पथ है, क्योंकि यही थ्रोम्बिन उसमें भी बना था फर्स्ट वाले पथ में, और यही थ्रोम्बिन यहाँ भी बन रहा है, इसलिए यहाँ से कॉमन पथ स्टार्ट हो जाता है 10 से ही, ठीक है। अब कॉमन पथ, फाइनल पथ, दोनों में मतलब फैक्टर जो पहला पथ था हमारा उसमें भी वो काम में आता है, और दूसरा पथ उसमें भी काम आता है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पथ में ये कॉमन रहता है। इस पथ में क्या होता है, अभी देखा था आपने कि दोनों पथों के अंदर फाइनल में फैक्टर 10 जो होता है वो 10A में बदलता है, ठीक है। और ये 10A जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ये कॉमन पथ है, दोनों में होता है। 10 को 10A में बदलना, 10A प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। कैसे बदलेगा? फाइब्रिनोजन के दोनों सिरों पर कुछ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड को ये हटा करके उसको मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन मोनोमर में। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या करता है, फाइब्रिनोजन के दोनों सिरों पर कुछ अतिरिक्त पॉलीपेप्टाइड लगे रहते हैं, उन अतिरिक्त पॉलीपेप्टाइडों को तोड़ डालेगा, हटा देगा, और इस तरीके से फाइब्रिन के मोनोमर बना देता है। कौन? थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये मोनोमर आपस में इकट्ठे होकर के
एक बहुलक बनाएंगे फाइब्रिन का, फिर बाद में जा कर के वो एक जाल बनाएंगे, ऐसा एक नेट बनाएंगे और उस नेट को स्ट्रॉन्गनेस स्टेबिलिटी फैक्टर 13 प्रदान करता है। अब ये जाल आपका सॉफ्ट एंड स्ट्रांग बन जाएगा, एकदम मजबूत, ठीक है, स्ट्रांग मजबूत बन जाएगा। और अब इस जाल के अंदर आपकी रक्त की जो वाहिका होती हैं इस मैश के अंदर आकर के फंस जाएगी और खून का बहना रुक जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ब्लड क्लॉटिंग की पूरी मैकेनिज्म पढ़ ली। उसका जो पहला इंट्रिंसिक पथ जिसमें सारे कारक आपके ब्लड वेसल्स में थे, दूसरा एक्सट्रिंसिक पथ जिसमें कुछ कारक बाहर से यानी टिश्यू से आ रहे थे, और थर्ड कॉमन पथ। कॉमन पथ में क्या होता है, फैक्टर 10th ए में बदलता है, 10th ए प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन में बदलता है, थॉम्ब्रिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, और फाइब्रिन जाल को स्थिरता और मजबूती फैक्टर 13 प्रदान करता है 13। अब इसको हम थोड़ा सा चित्र के रूप में, आरेख के रूप में देखते हैं। तो पथ कितने हो गए, मेनली 2 पथ हैं और तीसरा तो दोनों में कॉमन है। पहला पथ इंट्रिंसिक पथ, दूसरा एक्सट्रिंसिक पथ। 2 पथ हो गए, पहला कौन सा है इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक, तीसरा जो फाइनल है वो दोनों में कॉमन है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। इससे पहले यहाँ से यहाँ तक की सारी बातें किस में थी, इंट्रिंसिक पथ में, और यहाँ से यहाँ तक की सारी बातें एक्सट्रिंसिक पथ में। इसके नीचे की जितनी भी बातें यहाँ से यहाँ तक की वो दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन पथ कहते हैं। ये बातें इतनी क्लियर हो गई आपके। चलिए, इंट्रिंसिक पथ में क्या मेन बात है कि इसके अंदर जितने भी कारक बनते हैं वो सब ब्लड वेसल्स में होते हैं, वहीं से निकलते हैं, वहीं से सीक्रेट होते हैं। एक्सट्रिंसिक पथ में क्या बात है, इसमें कुछ कारक बाहर से यानी टिश्यू से आते हैं। क्लियर। अब इस पथ की स्टार्टिंग में क्या बनता है, हाई मोलिकुलर वेट वाला काइनिनोजन और प्री कैलिक्रिन। फिर प्री कैलिक्रिन हमने पढ़ा है, वो कैलिक्रिन में बदलता है, और ये दोनों फिर किसको बदलेंगे, 12th को 12th ए में बदलेंगे। ये पढ़ा है ना आपने। सबसे पहले इसमें 12th फैक्टर जो होगा वो 12th ए में बदलेगा, ए मतलब एक्टिव फॉर्म में। अब ये 12th इस 11th को 11th ए में बदलेगा, ये 11th इस 9th को 9th ए में बदलेगा। अब ये 9th फैक्टर 8 के साथ मिलकर फैक्टर 10th को 10th ए में बदलेगा, ठीक है। अब ये 10 ए फैक्टर 5 के साथ मिलकर प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन में बदलेगा। अब ये थॉम्ब्रिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, और इस फाइब्रिन को स्थिरता और जाल बनाने के लिए जो मजबूती है वो कौन प्रदान करेगा, फैक्टर 13। और इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड होकर के एक जाल बन जाएगा ऐसा, और उसके अंदर रक्त कणिका फंस जाएगी और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा इंट्रिंसिक पैथ हो गया, आंतरिक पथ, ठीक है, जिसे कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पैथ बोलते हैं। दूसरा पथ है हमारा एक्सट्रिंसिक पथ, बाहरी पथ। इस पथ के अंदर बनने वाले सारे फैक्टर रक्त वाहिकाओं के अंदर नहीं होते, कुछ बाहर से आते हैं, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक नाम दिया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, जैसे टिश्यू डैमेज होगा तो एक फैक्टर बनेगा जिसका नाम क्या है, फैक्टर 3 TTF है, TTF है ना, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। ये फैक्टर 7th को इसके एक्टिव 7th ए में बदल देगा। अब ये जो 7th ए है वो फैक्टर 10th को फैक्टर 10th ए में बदल देगा, साथ में फैक्टर 5 मिलकर के फिर वही प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन में, थॉम्ब्रिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, फाइब्रिन को स्थिरता प्रदान करता है फैक्टर 13। तो ये हो गया आपका बाहरी पथ। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल वापस कर देता हूँ इसका वर्णन। तो इंट्रिंसिक पथ में सबसे फर्स्ट कौन, 12th ए में, 12th ए 11th को 11th ए में। अब ये 11th ए 9th को 9th ए में, और 9th ए 10th को 10th ए में बदलता है, 10th ए प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन में बदलता है, थॉम्ब्रिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, और लास्ट में फैक्टर 13 उसकी जाल बनाता है जिसको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इसको एक और चित्र में हम देखते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ है, वही वाली बात है, थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल कर दिया यहाँ पर।
ये आपका आंतरिक पथ, ये आपका बाह्य पथ। आंतरिक पथ में वही वाली बात, आपका 12th ए में बदलेगा, 12th ए 11th को 11 ए में बदलेगा, 11th ए 9th को 9th ए में बदलेगा। अभी हमने पढ़ रखा है सारा। 9th ए जो होता है वो फैक्टर 8 के साथ मिल करके, हमने पढ़ा था स्टार्ट में जो बातें लिखी हुई थी उसमें, ये फैक्टर 8 ए के साथ मिलकर 9th ए 10th को 10th ए में बदलेगा। अब 10th ए कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथोम्ब्रिन को थोम्ब्रिन में बदलेगा। थोम्ब्रिन फिर आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं कि ये जो थोम्ब्रिन है यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें और क्रिएट हो रही है। बाकी ये बाहर वाला पद तो वापस मैं रिपीट कर दूँ, वहाँ भी पढ़ाया था, एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पर वही TTF बनेगा। TTF आपका फिर 7th को 7th ए में बदल देगा और 7th ए 10th को 10th ए में बदल देगा। ये वही वाली बात है। यहाँ कुछ बातें जो एडिशनल है वो ये है कि ये जो थोम्ब्रिन बन रहा है वो किससे बन रहा है? प्रोथोम्ब्रिन से। बना कौन रहा है? 10th ए प्लस 5A प्लस कैल्शियम आयन। ओके, ये जो थोम्ब्रिन है वो कई सारे काम करता है। देखिए, पहला काम तो करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का, वो इसका मुख्य काम है। इसके अलावा भी ये कई फैक्टरों को एक्टिव भी करता है। जैसे फैक्टर 13 को 13th ए में बदलने का काम थोम्ब्रिन करता है। ऐसे ही फैक्टर 5 को 5A में बदलने का काम भी थोम्ब्रिन करता है। ऐसे ही फैक्टर 8 को उसके एक्टिव फॉर्म 8A में बदलने का काम भी थोम्ब्रिन करता है। ऐसे ही फैक्टर 11th को भी उसके एक्टिव फॉर्म 11A में बदलने का काम भी थोम्ब्रिन कर सकता है या करता है। और फिर ये 11th ए 9th को 9th ए में बदलता है। तो इस तरीके से ये जो ऊपर की सीरीज थी जो इसको एक्टिव कर रही थी, उसको इसने पुनः यहाँ से एक्टिव किया और इस तरीके से ये और ज़्यादा तेज हो गई प्रक्रिया। समझ में आ रहा है ना? इस प्रोथोम्ब्रिन को थोम्ब्रिन में बदला किसने? इन्होंने ही बदला। और इसी चीज़ को ये वापस पुनः पीछे जा करके एक्टिव भी करता है। वापस बताता हूँ कि ये जो थोम्ब्रिन है प्रोथोम्ब्रिन से बनता है 10th ए के द्वारा, और ये 10th ए ऊपर वालों से बनता है, वो हमने अभी पढ़ा है। ओके, तो ये जो थोम्ब्रिन है वो इस प्रक्रिया को तेज करता है। तेज करने के लिए क्या करता है कि ये बाकी की जो फैक्टर हैं उनको एक्टिव करता है। किस किस को? 13 को 13A में बदलता है। कौन? थोम्ब्रिन। ऐसे ही ये थोम्ब्रिन फैक्टर 5 को 5A में बदलता है और 5A 10 के साथ मिलकर के वापस इसको ही बनाएगा। देख रहा है ना, देख रहे हो ना आप? सेम वे में ये आपके फैक्टर 8 को थोम्ब्रिन 8A में बदलेगा और वो 8A वापस मिल करके इस 10th को 10th ए में बदलेगा और वो इसको बना रहा है वापस। देख रहे हो आप? ऐसे ही ये फैक्टर थोम्ब्रिन जो होता है फैक्टर 11th को 11th ए में बदलता है, 11th ए फिर 9th को 9th ए में बदलेगा, 9th फिर 10th को 10 ए में, फिर 10 जो होता है 5 के साथ मिल करके प्रोथोम्ब्रिन को थोम्ब्रिन में। यानी ये जो पीछे जितने भी फैक्टर काम में आ रहे थे उनको वापस फिर रीएक्टिव करता है और इस तरीके से इस प्रक्रिया को तेज करता है। ओके, तो ये हो गई हमारे ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया पूरी। अब इस जो ब्लड क्लॉटिंग है इसको, इस वीडियो को आप 1 से 2 3 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।